दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूयॉर्क के एक ऐसे आइकॉनिक बिल्डिंग की जो न केवल अपने डिजाइन के लिए मशहूर है बल्कि एक खतरनाक गलती के बावजूद कैसे बची। यह भी एक दिलचस्प कहानी है। बात है सिटी कॉर्प सेंटर की, जो अब 601 लेक्सिंगटन एवेन्यू के नाम से जाना जाता है। यह 59 मंजिला स्काईस्क्रेपर 1977 में बना था और इसका डिजाइन इतना यूनिक था कि इसने सबका दिल जीत लिया। लेकिन एक साल बाद 1978 के समर में इसके स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल लमेसूरियर को एक ऐसी बात पता चली कि उनके होश उड़ गए। उनकी यह इंजीनियरिंग मार्वल, जो मैनहट्टन के स्काईलाइन में एक नई पहचान बन चुकी थी, में एक बड़ी खराबी थी। अगर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा भी चली तो यह बिल्डिंग गिर सकती थी और यह मैनहट्टन के बीच में थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स को खतरे में डाल सकता था। तो आइए इस कहानी को हम समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इतनी बड़ी मुसीबत, जो कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हादसा भी बन सकती थी, से बचा गया। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। सिटी कॉर्प सेंटर की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब फाइनेंशियल जायंट सिटी कॉर्प अपना नया हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए मैनहट्टन में एक परफेक्ट जगह ढूंढ रही थी। उन्हें एक पूरा सिटी ब्लॉक मिला, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। इस ब्लॉक के एक कॉर्नर पर सेंट पीटर्स लूथरन चर्च था, जो अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं था। चर्च के पास्टर राल्फ पीटरसन ने साफ कह दिया, हम यहां से नहीं जाएंगे। अगर सिटी कॉर्प कुछ बनाएगा तो चर्च को भी इसमें शामिल करना होगा। उनकी डिमांड थी कि चर्च का अपना अलग आइडेंटिटी होना चाहिए और स्काईस्क्रेपर के साथ फिजिकली कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। आखिरकार सिटी कॉर्प ने अग्री किया कि वे एक नया चर्च बनाएंगे और स्काईस्क्रेपर का डिजाइन ऐसा होगा कि चर्च के ऊपर 2/3 स्पेस खुला रहेगा। इस चैलेंजिंग टास्क के लिए आर्किटेक्ट ह्यूग स्टबिन्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल लमेसूरियर को हायर किया गया। अब यह डिजाइन कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि चर्च की वजह से बिल्डिंग का एक कॉर्नर नॉच आउट करना पड़ता। लेकिन लमेसूरियर ने सोचा, क्यों ना एक कॉर्नर के बजाय 2, 3 या 4 कॉर्नर्स नॉच आउट कर दिया जाए। मतलब बिल्डिंग को 4 बड़े बड़े स्टिल्ट्स पर खड़ा किया जाए, जो हर साइड के सेंटर में होंगे, कॉर्नर्स में नहीं। यह आइडिया बिल्कुल नया था और इसने इंजीनियरिंग को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। सोचो, एक चेयर जिसकी लेग्स कॉर्नर्स पर नहीं बल्कि साइड्स के बीच में हो, कितना अनस्टेबल लगेगा ना। लेकिन लमेसूरियर के पास एक ब्रिलियंट प्लान था। उन्होंने बिल्डिंग के हर फेस पर शेवरॉन शेप्ड डायगोनल ब्रेसेस का डिजाइन किया, जो ग्रेविटी और विंड लोड्स को स्टिल्ट्स तक ट्रांसफर करते। यह शेवरॉन्स 6 लेयर्स में थे और हर 8 फ्लोर्स पर ग्रेविटी लोड का आधा हिस्सा स्टिल्ट्स तक जाता था। इस डिजाइन ने न केवल प्रॉब्लम सॉल्व किया बल्कि बिल्डिंग को लाइट वेट भी बनाया। सिर्फ 22 पाउंड प्रति वर्ग फुट, जो उस टाइम के बिल्डिंग से काफी कम था। लेकिन लाइट वेट होने का एक साइड इफेक्ट था। बिल्डिंग विंड में स्वे करता था, जो बिल्डिंग में काम करने वालों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लमेसूरियर ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया यूज किया, ट्यून्ड मास डैम्पर, TMD। यह एक ऐसा सिस्टम था जो ब्रिजेस और शिप्स में यूज होता था, लेकिन किसी बिल्डिंग में पहली बार इस्तेमाल हुआ। सिटी कॉर्प के टॉप फ्लोर पर एक 400 टन कंक्रीट ब्लॉक रखा गया, जो एक पेंडुलम की तरह काम करता था। जब बिल फ्लामेटोरी स्वयं हवा में हिलती, यह ब्लॉक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता और फ्रिक्शन से एनर्जी डिसिपेट करता, जिससे बिल्डिंग का स्वेइंग 50% तक कम हो जाता। इस TMD ने न केवल बिल्डिंग को स्टेबल बनाया बल्कि 2800 टन स्टील भी बचाया और $4 मिलियन की सेविंग हुई। जब 1977 में सिटी कॉर्प सेंटर खुला, यह दुनिया का 11वां सबसे ऊंचा बिल्डिंग था और मीडिया ने इसे एक्रोबैटिक एक्ट ऑफ आर्किटेक्चर कहा। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ने भी इसे अवार्ड दी और यह मैनहट्टन के स्काईलाइन में एक स्टाइलिश सिलुएट बन गया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। मई 1978 में लमेसूरियर को एक क्लाइंट के साथ बात करते वक्त पता चला कि उनके शेवरॉन ब्रेसेस, जो ओरिजिनली वेल्डेड होने चाहिए थे, उन्हें बोल्ट्स से जोड़ा गया था। कॉन्ट्रैक्टर ने यह चेंज सजेस्ट किया था ताकि $2,50,000 बचे
और लमेसूरियर की टीम ने इसे अप्रूव कर दिया। उन्हें लगा कि बोल्ट्स भी काम कर जाएंगे क्योंकि ग्रेविटी लोड ब्रेसेस को कंप्रेस करता था और टेंशन सिर्फ हाई विंड्स में होता था। लेकिन 1 महीने बाद एक स्टूडेंट के फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। ये स्टूडेंट शायद न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ली डेकारोलिस या प्रिंसटन की डायने हार्टले ने बिल्डिंग के स्टिल्ट्स के प्लेसमेंट पर सवाल उठाया। इस कॉल ने लमेसूरियर को विंड लोड्स के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया, खासकर क्वार्टरिंग विंड्स, यानी जब हवा बिल्डिंग के कॉर्नर पर 45 डिग्री के कोण से लगती है। लमेसूरियर ने कैलकुलेशंस शुरू किए और उन्हें एक खतरनाक बात पता चली। क्वार्टरिंग वाइंड से शेवरॉन ब्रेसेस पर 40% ज्यादा स्ट्रेस पड़ता था, जो ओरिजिनल डिजाइन में कंसिडर नहीं किया गया था। और क्योंकि ब्रेसेस वेल्डेड नहीं बल्कि बोल्टेड थे, यह स्ट्रेस उन बोल्ट्स के लिए काफी डेंजरस था। एक एग्जाम्पल से समझो, बिल्डिंग के 30वें फ्लोर पर एक ब्रेस में पेरापेंडिकुलर विंड से 454 टन लोड पड़ता था और ग्रेविटी लोड 340 टन था, जिससे 114 टन टेंशन बनता था। इसके लिए 4 बोल्ट्स काफी थे। लेकिन क्वार्टरिंग वाइंड्स के साथ वाइंड लोड 635 टन हो जाता था और टेंशन 295 टन, जिसके लिए 10 बोल्ट्स चाहिए थे। और यह भी पता चला कि लमेसूरियर की टीम ने सेफ्टी फैक्टर सही से यूज नहीं किया, जिससे एक्चुअली 14 बोल्ट्स की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 4 ही लगे थे। यह एक बड़ा ब्लंडर था और लमेसूरियर को लगा कि बिल्डिंग सच में खतरे में है। उन्होंने कनाडा के बाउंड्री लेयर विंड टनल में टेस्ट्स किए और पता चला कि डायनामिक कंडीशंस में स्ट्रेस 60% तक बढ़ सकता था। हिस्टोरिकल वेदर डेटा से यह भी पता चला कि हर 67 साल में एक ऐसा स्टॉर्म आता था जो बिल्डिंग को गिरा सकता था, और अगर टीएमडी बंद हो जाए तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा भी 5 मिनट में बिल्डिंग को कोलैप्स कर सकती थी। और ऐसा स्टॉर्म हर 16 साल में एक बार आने का चांस था। 1976 में हरिकेन बेल ने न्यूयॉर्क में 110 किलोमीटर प्रति घंटा की विंड्स लाई थी, जो सिटी कॉर्प के खुलने से 1 साल पहले थी। लमेसूरियर के लिए यह एक नाइटमेयर था। उनके पास 2 ऑप्शंस थे, चुप रहें और दुआ करें या प्रॉब्लम को फिक्स करें, जिससे उनका करियर और पब्लिक पैनिक का रिस्क था। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि वे अपनी कार को मेन टर्न पाइक पर ब्रिज से टकरा दें, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे एक्शन लेंगे। लमेसूरियर ने आर्किटेक्ट ह्यूग स्टबिन्स और सिटी कॉर्प के चेयरमैन वॉल्टर रिस्टन को बताया। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी जनरेटर्स टीएमडी के लिए अरेंज किए, क्योंकि अब यह बिल्डिंग की स्टेबिलिटी का एक बड़ा हिस्सा था। उन्होंने इस रिपेयर प्लान को प्रोजेक्ट सिरीन का नाम दिया और हर रात वेल्डर्स बिल्डिंग में आते, शेवरॉन जॉइंट्स पर 2 मीटर लंबा 5 सेंटीमीटर मोटा स्टील प्लेट्स वेल्ड करते और सुबह तक सब क्लीन कर देते। यह काम 200 जॉइंट्स पर होना था और सबसे पहले 30वीं मंजिल के जॉइंट्स रिपेयर किए गए। सिटी कॉर्प ने रेड क्रॉस के साथ मिलकर 10 ब्लॉक इवैक्यूएशन प्लान बनाया, क्योंकि हरिकेन सीजन शुरू होने वाला था। अगर बिल्डिंग गिरता तो यह एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर सकता था, जिससे और बिल्डिंग्स भी गिर सकते थे। लेकिन पब्लिक को यह नहीं बताया गया ताकि पैनिक न हो। स्ट्रेन गेजेस लगाए गए जो बिल्डिंग के हर मूवमेंट को मॉनिटर करते थे और एक कमांड सेंटर से यह डेटा ट्रैक होता था। अगस्त 1978 में जब रिपेयर्स चल रहे थे, सिटी कॉर्प ने एक वेग स्टेटमेंट रिलीज किया कि वे बिल्डिंग को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। मीडिया ने थोड़ी सी कवरेज की, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे न्यूज़पेपर्स स्ट्राइक पर चले गए, जिससे यह बात पब्लिक तक नहीं पहुंची। लेकिन लेट अगस्त में ह्यूरिकेन एला कैरेबियन में बन रहा था और यह एक बड़ा थ्रेट था। रिपेयर्स अभी आधे ही हुए थे और एला के 200 किलोमीटर प्रति घंटा विंड्स न्यूयॉर्क तक आ सकते थे। सिटी ऑफिशियल्स ने इवैक्यूएशन की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन लास्ट मिनट पर एला नॉर्थ कैरोलिना के पास रुक गया और कनाडा की तरफ मुड़ गया। सिटी कॉर्प बच गया और अक्टूबर तक रिपेयर्स कंप्लीट हो गए। अब बिल्डिंग 100 साल स्टॉर्म भी झेल सकता था। रिपेयर्स का खर्चा 4 से 5 मिलियन डॉलर था, लेकिन सिटी कॉर्प के लिए यह वर्थ इट था। यह सीक्रेट 1995 तक छुपा रहा, जब द न्यूयॉर्कर ने इसकी स्टोरी पब्लिश की। लमेसूरियर की तारीफ हुई कि उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की और उसे फिक्स किया। न्यूयॉर्क ने बिल्डिंग कोड अपडेट किया ताकि क्वार्टरिंग विंड्स का कैलकुलेशन मैंडेटरी हो। सिटी कॉर्प का टीएमडी आज दुनिया भर में यूज होता है, जैसे टाइपे 100 में, जो 60-100 टन पेंडुलम के साथ 200 किलोमीटर प्रति घंटा हवाएं
और 6.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप झेल सकता है। लेकिन यह कहानी अभी भी कंट्रोवर्सीज से भरी है। वह मिस्टीरियस स्टूडेंट कौन था, डायने हार्टले या ली डेकारोलिस, यह अभी भी क्लियर नहीं है। ले मैस्यूरियर एसोसिएट्स और बॉस्टन प्रॉपर्टीज, जो अब बिल्डिंग के ओनर्स हैं, इस बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन इंजीनियरिंग वर्ल्ड में सिटीकॉर्प सेंटर एक केस स्टडी है जो एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। बिल लेमैस्यूरियर ने दिखा दिया कि जब थाउजेंड्स की जिंदगी दांव पर हो तो एक इंजीनियर का फर्ज है कि वह सही कदम उठाए, चाहे उसका करियर ही क्यों ना खतरे में हो। तो दोस्तों, यह थी सिटीकॉर्प सेंटर की कहानी। एक स्काई स्क्रेपर जो न केवल मैनहट्टन के स्काईलाइन का हिस्सा है, बल्कि एक इंसान के करेज और डेडिकेशन की वजह से आज भी खड़ा है। क्या आपको यह स्टोरी पसंद आई? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।